अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एग्री बिज़नेस की, तो इस बिज़नेस में एक अहम शोबा और भी है और वो ये है कि कोल्ड स्टोरेज का अगर कारोबार है तो उससे फ़ायदा कौन उठा रहा है, क्या काश्तकार या जो ज़रूरी पैदावार को महफूज रखने के बाद अपना मुनाफा जो कमा रहा है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि कोल्ड स्टोरेज का बिज़नेस इस साउथ पंजाब में किस हद तक फल फूल रहा है या उसमें किस हद तक पोटेंशियल मौजूद है। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़रात शहजाद साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, और जहांज़ेब धराला साहब जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, और हमारे साथ हाजी इकराम आराइन साहब मौजूद हैं जो कोल्ड स्टोरेज के भी मालिक हैं और सब्ज़ी मंडी मुल्तान की उसमें भी सबसे अहम बिज़नेस की शख्सियत हैं। तो सबसे पहले शहजाद साहब, ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि आपका अगरचे रब्ता तो फार्मर्स के साथ रहता है, लेकिन वो फार्मर्स जो फल या सब्जियां पैदा करते हैं, जब वो अपनी चीज़ें बेचने जाते हैं, अगरचे वो आपका काम है नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको क्या किस हद तक देखते हैं और वो आगे इसको कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको ये सेंस है या नहीं है, ये वो खुद इस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया। सप्लाई चेन और स्टोरेज एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में तकरीबन को 23 के करीब कोल्ड स्टोरेज हैं, और अगर हम डिवीज़न की बात करें तो तकरीबन कोई 80 के करीब कोल्ड स्टोरेज है। सो मुल्तान डिवीज़न में जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो स्टोरेज की कैपेसिटी है तकरीबन 15 लाख बैग से ज़्यादा की स्टोरेज की कैपेसिटी है। अब ज़िम्मेदार इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करता है, ज़िम्मेदार जो मेन कमोडिटीज़ इसमें स्टोर होती हैं कोल्ड स्टोर में, उसमें आलू मेन फसल है। उसके बाद हम अगर बनाना केले की बात करें वो भी इसमें लोग स्टोर करते हैं। इसके बाद खजूर भी लोग स्टोर करते हैं। और इस वक्त तक ज़िम्मेदार जो इससे मेन हमारे एरिया में फ़ायदा उठाता है वो आलू का ज़िम्मेदार है, जो अपने आलू की फसल से बेहतर रेट लेने के लिए वक्ती तौर पर उसको स्टोर में रख देता है और उसका किराया पे करके, तो जब मुनासिब रेट उसको मिलना शुरू होता है तो उसको वो सेल करता है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट से पहले जो चीज़ें टेम्परेरी तौर पे जिसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए आलमी मंडियों में ले जाने से पहले स्टोर करना ज़रूरी होता है वक्ती तौर पे, ताकि उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर काम हो भी रहा है। तो मुस्तकबिल में चीज़ें मज़ीद बेहतर होती। मतलब आप पैक हाउसेस की बात कर रहे हैं? जी, पैक हाउसेस की बात कर रहा हूँ। साउथ पंजाब में है क्या? नहीं, पैक हाउस साउथ पंजाब में वेजिटेबल्स के हवाले से नहीं है, फ्रूट्स के हवाले से। फ्रूट्स के हवाले से जी, मैंगो के लिए पैक हाउसेस हैं। जहांज़ेब धराला साहब, आपने कहा कि काफ़ी सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कोल्ड स्टोरेजेस में रखा जाता है और उससे काश्तकार, ख़ास तौर पे आलू का काश्तकार फ़ायदा उठा रहा है। आप समझते हैं कि काश्तकार फ़ायदा उठा रहा है या वो इसको यूटिलाइज़ करता है प्रोड्यूस करने के बाद, एक लिहाज से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपनी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी, आमदन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, करता है क्या काश्तकार? बहुत थोड़ी परसेंटेज है काश्तकार की जो बराह रास्त खुद अपना आलू स्टोर करते ज़रूर हैं, जैसे डायरेक्टर साहब ने फरमाया, लेकिन ज़्यादा इसमें मिडल मैन इन्वॉल्व है। जो चूँकि आप ग्रोअर के पास इतने सरप्लस फंड्स नहीं हैं कि वो अपनी एक क्रॉप की जो प्रोड्यूस है उसको होल्ड कर ले, डेफिनेटली उसने अगली क्रॉप की तरफ जाना होता है। और आलू जो फसल है वो एक फसल साल में नहीं है, वो अब 2 और 3 की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो जो आलू का फार्मर है वो अगर एक आलू की फसल को लेके बैठ जाएगा, सारे यकीनन ऐसे नहीं है, कुछ साहब हैसियत हैं जो कि अपना प्रोड्यूस को होल्ड करके महीने 2 का उसको डिलेड सेल करके अच्छे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन जो छोटा फार्मर है
12 साढ़े 12 एकड़ जो हमारा एक स्टैंडर्ड है छोटे फार्मर का, वो कभी भी कोल्ड स्टोरेज अपना माल लेके खुद से नहीं रख सकता। सही। ये 100 एकड़ से ऊपर वाले की बात है, वो लोग यकीनन इस्तेफादा इससे करते हैं, लेकिन छोटे फार्मर जो है वो मिडल मैन को देता है और वो फिर कलेक्टिव एक पैकेज बना के अपने तौर पे कोल्ड स्टोरेज में रख के वो नफ़ा कमाता है। हाजी इकराम साहब, आप क्योंकि बराह रास्त इस कारोबार से वाबस्ता हैं और पायनियर हैं, बल्कि मुल्तान की सब्ज़ी मंडी के हवाले से, आप जो बात हो रही है कि जी क्या ग्रोअर ख़ुद आपके पास कितना एक परसेंटेज है जो वो ख़ुद अपने आप रखता है अपनी पैदावार को, और कुछ जो मिडिल मैन है, जो आड़ती हैं, जैसे आपका भी शायद बिज़नेस है, तो आप ज़्यादातर ख़ुद ये बिज़नेस करते हैं, कौन करता है ज़्यादातर, इसमें फ़ायदा कौन उठा रहा है? असल बात ये है। मिसाल है आलू की मैं बात करूं, आलू होता है हमारे पाकिस्तान में, जो जनूबी पंजाब हमारा उकाड़ा, दीपालपुर, ये मुल्तान डिवीज़न में होता जो है, ये होता है दिसंबर से लेके मार्च तक पैदावार होती है। उसके बाद आलू आपके पास पूरे 12 महीने आप इस्तेमाल करते हैं और आलू हर घर की ज़रूरत है। हर बंदा आलू का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत है, बच्चा बड़ा बूढ़ा हर बंदा खाता है। उसके बाद जो लोग आलू से नफ़रत करते थे कि हम आलू नहीं खाते, वो चिप्स खाते हैं, यानी कि वो 30 रुपए का आलू किलो नहीं ख़रीदते, वो 3000 की चिप्स ख़रीद के खाते हैं, फ़ख्र करते हैं और बड़े बड़े होटलों में बड़े जोक शौक से जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ज़मींदार भी उठाता है, मिडल मैन भी उठाता है, एक्सपोर्टर भी उठाता है, और ये कुदरती तौर पे नफ़ा नुकसान एबल चीज़ है। नफ़ा भी इसमें होता है, नुकसान भी होता है। कभी ज़मींदार के फसल के पैसे ही उसे नहीं मिलते, उसे हल चलाना पड़ता है। कभी अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होता है तो उसको अच्छे पैसे देता है, ये अल्लाह का निज़ाम है। उसके बाद सेब का ज़मींदार जितना भी है, अक्सरियत में जो बलूचिस्तान से आता है या बाहर के इंटरनेशनल ट्रेड होके आता है, इंपोर्ट होता है सेब वगैरह, वो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। अब सेब की भी फसल अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक होती है, उसके बाद ये फसल ख़त्म हो जाती है। जबकि आप 12 महीने सेब खाते हैं, हर फ़र्द की ज़रूरत है, हर डॉक्टर कहता है सेब खाएं, अनार खाएं। अब जैसे पिछले दिनों में बारिशों को टमाटर की बात हुई, टमाटर जब 300 रुपये किलो हुआ, 200 हुआ, तो पूरी दुनिया में आग लगी। टमाटर टमाटर टमाटर, ये नहीं देखा कि अप्रैल मार्च में टमाटर मंडी में 5 रुपये किलो कोई नहीं लेता था, ज़मींदार फेंक रहे थे, ज़मींदार रो रहे थे सर पकड़ के। इसी तरह सिंध के ज़मींदारों ने टमाटर को हल चलाया और फेंक दिया। जब गवर्नमेंट या किसी ने नहीं उनकी इंश्योरेंस की या उनको हेल्प की, तो बाकी रही बात ये कि इसी तरह हर चीज़, केला है वो कोल्ड स्टोर में आके 5-6 दिन के लिए महफूज रहता है, उसके बाद वो पकता है, फिर वो अवामुन्नास को मिलता है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट के लिए जो आम जा रहा हमारा, उसको हम 1-2 दिन के लिए कोल्ड स्टोर करके इंटरनेशनल तौर पे अगर हम हवाई जहाज़ से माल भेजें तो अमेरिका वगैरह, कनाडा वगैरह का किराया जो है 800-900 रुपये किलो था, सऊदीया का किराया 230 था, दुबई का भी 180-230 रुपये पर किलो था। वही माल अगर हमने कोल्ड स्टोर में उसको इकट्ठा करके उसकी ठंड उसकी कैम करके उसको भेजा तो वो हमें सारा 15 रुपये किलो पड़ा है। तो इंटरनेशनल तौर पे और पूरी दुनिया में सप्लाई चैन की ज़रूरत है। कोल्ड स्टोर एक बहुत ज़रूरी आइटम है ज़मींदार, हुकूमत, अवामुन्नास के लिए, मगर हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ ज़बानी जमा खर्च होता है, अमली तौर पे कोई काम नहीं होता, खाली ज़बानी जमा खर्च होते हैं। हमने इतनी ग्रांट रख दी, इतनी ग्रांट रख दी, ये किया वो किया। मुझे पूरे पंजाब गवर्नमेंट ने कोल्ड स्टोर शराकती बुनियाद पे अलाउंस किया 8 ज़िलों में, उकाड़ा, डस्का, बलवाल, सरगोदा, रहीम यार खां, मगर वो मैंने एक पूरे उसमें 30-40 लगने थे, एक लगाया, मगर मैंने लगा तो लिया है। ये मुझे पता है कि मुझे गवर्नमेंट का इदारा काम ही नहीं करने दे रहा, जबकि मैं काम नहीं करने दे रहा। नहीं, वो काम ही नहीं करने दे रहा। मुझे कहते हैं बस आटा गूंद रही है, हिल रही क्यों है, तुम काम कर क्यों रहे हो, ये फेल क्यों नहीं हुआ अब तक, ये कामयाब आपने कैसे कर लिया। उन्होंने आरिफ वाले में एक कोल्ड स्टोर लगाया था गवर्नमेंट पंजाब ने, उसकी गवर्नमेंट के मार्केट कमेटी का अमला उसकी टेयर मशीनरी बेच के खा गए, वो वीरान पड़ा है, उस पर अफसरों को सजाएँ हुई हैं। मगर मुल्तान का मैंने प्रोजेक्ट जद्दोजहद करके मुझे शराकती बुनियाद पे ये प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें मुझे 1 रुपये की शराकत नहीं दी। कागजी कार्रवाई करने में जो कि सिर्फ 1 दिन का काम था, 1 हफ्ते का काम था, उसमें 3 साल लगा दिए उसकी, यानी कि अच्छा, हम इस सपोर्ट पे आते नहीं। हैं हुकूमत की पॉलिसी पे, ये चीज़ों पे। सिर्फ ये बताएं कि
इस वक्त जो मुल्तान के कोल्ड स्टोरेजेस हैं उसमें रखते क्या क्या हैं, आम नाज़रीन को अगर हम बताना चाहें क्या क्या वहाँ पे महफूज किया जाता है, कितने दिन के लिए किया जाता है, आजकल क्या महफूज किया जा रहा है? देखें आजकल जो है ना सेब हम जो है ना 9 महीने 10 महीने बड़े आराम से उसको स्टोर में रखते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे आज रखा 10 महीने बाद भी आप रमज़ान में सेब आज का खाएंगे तो जैसे फ्रेश है। जी। अनार को हम 4 महीने स्टोर करते हैं। टमाटर हमारे पास 15 दिन स्टोर होता है। बाकी सब्जियाँ कोई 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 8 दिन। शिमला मिर्चें ये 15 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। इसमें हम अंडे भी स्टोर कर लेते हैं। अच्छा। मिठाइयाँ भी स्टोर कर लेते हैं। बाकी जो यानी कि दुनिया की हर नेमत को हम स्टोर किया जा सकता है और इसकी ज़रूरत है। ये इस सारी बातों में पूछेगा पर लेकिन ये मिठाई वाली जो बात है ना, नहीं, कि मिठाई भी स्टोर की जाती है, कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है। सर वो मिठाई ये वाकई मेरे लिए तो वो है। रसगुल्ले वगैरह जनाब ये बना के रमजान शरीफ में रख देते हैं, ईद पे निकाल कर बेचते जानते हैं। तो आपने कभी सुना है या आप आपकी नज़र से गुजरा है? लेकिन हाजी साहब ने ये खबर दी है कि ये भी रखा जाता है। ये सुनने की बात पहली दफ़ा है कि मिठाई भी नहीं, स्टोर ये की इंश्योर है ये। मैंने पहली दफ़ा सुना है। नहीं और अब पता। कम से कम मुझे किसी मिठाई की दुकान पर जाके एक ज़रूर अब ये खौफ दिल में आ गया कि ये भी नहीं वो स्टोर कोई वाले- ख़राब नहीं होती ना, वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं। अब मैं कहने का मतलब पिछले- ये है कि उसमें कोल्ड स्टोरेज में क्या क्या ठंड की वजह रखा से जाता उसको- है हैं? और क्या क्या और उसे कितने दिन के लिए रखा जाता है, उसके चार्जेस क्या होते हैं और उससे फ़ायदा कौन उठा रहा है, यही हमारे प्रोग्राम का मौजू है। हम इस पर बात जारी रखेंगे लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के और ख़ास तौर पे ज़रूरी शोबा में इसका जो इस्तेमाल है वो किस हद तक है और जो काश्तकार हैं वो इससे किस हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं और जो बिजनेसमैन है और आड़ती हैं वो किस हद तक इससे फ़ायदा वो भी उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, और इसमें इसका पोटेंशियल क्या है। इस हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले हाजी कलाम साहब आपसे बात कर रहे थे कि आप इस वक्त आपने मिठाई की बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि मिठाई भी स्टोर होती है, इस कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। क्या रखा जाता है और इससे जो फ़ायदा है सही मानों में, एक तो आड़ती है, आप खुद शायद इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, एक इन्वेस्टर भी कुछ रखता है और क्या ग्रोअर भी रखता है, उसको पता है कि वो फार्मर भी आके रखता है अपनी प्रोड्यूस को या नहीं? सर जी बात यह है कि हर चीज़ का फ़ायदा ग्रोवर तक पहुंचता है इंशाल्लाह। वजह यह है कि अगर मंडी में कोई चीज़ अप होती है तो उसका रेट आज अगर वो सस्ती है तो कल वो ग्रोवर के लिए महंगी होगी। जैसे आम की मिसाल दे लूँ, आम मेरी लाइफ में 50 साल से आम का कारोबार कर रहा हूँ। आम मैंने बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किए, बड़े बड़े वजीरों की, मशीरों की, सेक्रेटरियों की ट्रेनिंग, ये वर्कशॉप पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए ऐसे, उन्होंने हमें बड़ी ट्रेनिंग दी। यूएसएड वालों ने हमें पैक हाउस लगा के दिए। हम शोर मचाते रहे। हमारी बात, हमारा आम जो है ना 20 रुपये किलो से ऊपर नहीं बिकता था। हमने वजीरों से भी बड़ी बात की कि हमें इंटरनेशनल मार्केट देंगे, 50-100 रुपये किलो रेट हो। हमारी अल्लाह ताला ने सुनी कि 2-3 साल से हमारी सुनी गई है कि अब आम का रेट, ये ज़मींदार बैठे हैं हमारे साथ, इनको पता है कि 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो शुरू हो गया, अब 120-30 रुपये किलो तक आम का रेट है आज के दिन। जबकि मेरी ज़िंदगी में, मेरे 55 साल तजर्बे में, जब मैं काम कर रहा हूँ इतना रेट कभी नहीं आया। इसका फ़ायदा ज़मींदार को मिल रहा है। ज़मींदार से माल ख़रीद रहे हैं ना, हमारा तो अपनी पैदावार नहीं है, हमारा तो अपना बाग थोड़ा सा है, 20 एकड़ 30 एकड़ का क्या ज़मींदार है। सही है। तो वो ज़मींदार को फ़ायदा होता है। आलू अगर मैंने पिछले साल एक्सपोर्ट की, 5 रुपये किलो आलू था, उसके बाद वही आलू मैंने 30 रुपये किलो लिया, 40 रुपये लिया, एक्सपोर्ट किया, वो 50 रुपये 40 रुपये किलो बिक रहा है। तो उसका बेनिफिट ज़मींदार को मिल रहा है। और अगर किसी ने स्टॉक करके माल रख दिया तो उसने अपना पैसा लगाया, उसके अंदर उसको नफ़ा नुकसान भी होता है कि आलू उसको स्टोर किराया भी नहीं मिलता, उसे आलू फेंकना पड़ता है। तो कारोबार कर रहा है, सुन्नत के मुताबिक कर रहा है, नफ़ा नुकसान करने का हर बंदे का हक है, ये मुतासब बात नहीं है। ज़मींदार को इसका फ़ायदा पहुँचता है। इस दफ़ा ज़मींदार ने आलू जो पिछले साल वो 500 रुपये की बोरी बेच रही था, 2000-3000 की बोरी बेची है, वो फ़ायदा ज़मींदार को मिला है। सही। अब वो 4000 की बोरी बेची है, 5000 की बेची है, लेकिन वो ये उसने ज़मींदार पे जा रहा है। कोल्ड स्टोर की वजह से कर सका वो। हाँ, ये ऐसे कोल्ड ही है। स्टोर में की वजह से उसको बेनिफिट मिल रहा है ना। पहले वो ज़मींदार जब उसको रेट नहीं मिलता तो बेचारा बेचता, उसको उसने कर्जा देना, खाद वाले का, बोरी वाले का, ट्रैक्टर वाले का, डीजल वाले का, लेबर का, आबियाना देना, घर में बच्चों की शादी करनी है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अहम बात की। जहाँ से दलाल साहब, काश्तकार किस हद तक जब उसे लगे कि अच्छा रेट उसे किसी चीज़ का चाहिए तो वो खुद भी इनिशिएटिव ले सकता है, क्या फार्मर ले रहा है?
ले सकता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कोई 2-4-5% जो फार्मर हैं जिनकी होल्डिंग है, जिनके पास इतनी कैपेसिटी है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो ये सहूलत को अवेल कर भी रहे हैं। मैं भी कुछ बाय नेम कह सकता हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। मुल्तान में भी आलू के फार्मर्स ने उसको स्टोर में स्टोर किया, उन्होंने डेफिनेटली अच्छे पैसे कमाए। लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारा छोटा फार्मर है उस तक ये सहूलत नहीं पहुँच सकती। वो चाहे भी तो नहीं कर सकता, उसके रिसोर्सेज उसको इजाज़त नहीं देते, उसके एक मखसूस हालात हैं, वो उन हालात निकल के नहीं काम कर सकता, उसको वो बेचना ही बेचना है। अब जैसे चॉइस साहब फरमा रहे थे, आम का इन्होंने रेट की बात की है। इस आम के रेट में कोल्ड स्टोरेज का कहीं कोई रोल नहीं है। ये आम का जो रेट इजाफा है, इसमें कोल्ड स्टोरेज का 0% फैक्टर है। ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई वाला केस हुआ है। हमारा इस दफ़ा जो मुल्क में जो वेदर था वो शुरू से ही हमारे आम के ख़िलाफ़ चला गया। जनवरी और दिसंबर हमारा धुंध में चला गया, फरवरी की 18-20 तक धुंध रही, 7-8 दिन धूप निकली, उसके बाद फिर मुख्तलिफ मसाइल बन गया। कोल्ड स्टोरेज के हवाले से आम में कोई रोल नहीं है इसका। हाँ, आलू में डेफिनेटली, सेब में इसका रोल है, लेकिन उसमें डायरेक्ट जिम्मेदार की इन्वॉल्वमेंट बहुत थोड़ी है। उसमें थर्ड मैन, मिडल मैन ज़रूर शामिल है। शहजाद साबिर साहब, ज़रूरी मार्केटिंग किस हद तक फार्मर को रहनुमाई दे रही है कि वो भी कोल्ड स्टोरेज का सही मानों में इस्तेमाल करके अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं और फ़ायदे को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? कैसे? जी जमशेद साहब, इसमें जो मार्केटिंग का सिस्टम है पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं वो इतनी तादाद में या इतनी मकदार में ही मार्केट में आते हैं जो कंज्यूमर की कंजम्पशन के लिए सफिशेंट होता है। यूँ ही कोई बड़ी तादाद में कोई सप्लाई मार्केट में आती है तो डेफिनेटली सप्लाई एंड डिमांड के मेकनिज़म के तहत उसके रेट्स जो है कम हो जाते हैं। सो इस सारे सिस्टम में मार्केटिंग का जो सिस्टम है, इसमें जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग विंग है वो इसको सारे को मॉनिटर कर रहा होता है या इन चीज़ों को देख रहा होता है, और मंडी में आने तक, माल आने तक और ऑक्शन के प्रोसेस को वो सारे लोग मॉनिटर करते हैं और उसको बाकायदा मॉनिटर करने के बाद उसकी लिस्टें बना के उसको नोटिफाई भी करते हैं ताकि कंज्यूमर की सहूलत के लिए। और उसमें जो फार्मर का फ़ायदा है वो ये है कि उसकी ओपन ऑक्शन हो रही होती है, और ओपन ऑक्शन का मतलब ये है कि कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करके उसको बेहतर रेट, ऑक्शन का मतलब ये है कि बेहतर रेट उसको फार्मर को मिल जाए। सो कोल्ड स्टोर के हवाले से जब भी हम कोल्ड स्टोर की बात करेंगे तो कोल्ड स्टोर में वही आइटम नॉर्मली कोल्ड स्टोर में जाती है जो ज़िम्मेदार के पास सरप्लस होती है और उसको ज़्यादा अरसे के लिए उसने स्टोर करना होता है। सही। अब शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो वक्ती तौर पे 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन जो वेजिटेबल्स स्टोर की जा सकती हैं, लेकिन जो मेजर स्टोरेज है वो आलू की ही होती है। और आलू में नॉर्मली ज़िम्मेदार जो उसकी प्रोड्यूस आती है बल्क में एक ही दफ़ा, तो उसको नॉर्मली वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। एक हिस्सा तो वो इमीडिएटली मार्केट में अपने जो उसके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरे करने के लिए फौरी तौर पे भेज देता है। दूसरा पोर्शन वो वक्ती तौर पे ओपन एयर में स्टोर कर लेता है, उसको प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत उसकी वेंटिलेशन और उसको कवर करके। कुछ हिस्सा वो फिर तीसरा हिस्सा एक कोल्ड स्टोर में ले जाता है ताकि जब भी उसको मुनासिब रेट मिले तो वो उसको अच्छे दामों में फ़रोख्त कर सके। तो लेकिन आप जो जाहिर से वाकई जो हमारा ग्रोअर है वो अपनी प्रोड्यूस को इस अंदाज में प्लान करता है कि वो इस तरह के जो फैसिलिटी है, एक फैसिलिटी तो है, उससे फ़ायदा उठा सकता हो, उठा रहा हो। मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ जी, ये ग्रोअर को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है और ग्रोअर के लिए ये बहुत बड़ी एक अच्छी फैसिलिटी एक है, लेकिन ग्रोअर को इसका भी पूरी तरह से पता ही नहीं है। यहाँ एक छोटी सी अर्ज़ मैं करूँ सर, हमारे जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं ये बेसिकली अप टू द स्टैंडर्ड्स भी नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़े सारे ठंडे हॉल कमरे को बेसिकली कोल्ड स्टोरेज कह दिया जाता है। कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें किसी भी चीज़ को स्टोर करने से पहले उसकी एक प्री स्टोरेज एक रिक्वायरमेंट्स है, एक SOP है कि उसमें से आप डस्ट रिमूव करें, उसको एयर जेट ब्लो करें, ये जो भी उसकी ट्रीटमेंट है, ताकि जब वो स्टोर में जाए
तो उसके साथ बाहर की फील्ड की कंटेमिनेशन साथ न जी। जाए, बीमारियां न जाएं। क्योंकि ये ज़हन में रखें, अगर सारे कोल्ड में प्रोड्यूस बहुत अच्छी पड़ी है और अगर कोई एक 100 बोरी या 1000 बोरी इन्फेक्टेड आ गई किसी भी बीमारी से, तो वो स्टोर में वो बीमारी फैल भी सकती है, सही। सारी की सारी क्रॉप वहाँ डैमेज भी हो सकती है। फिर इसके अलावा हर जो हमारी क्रॉप है जी उसकी स्टोरेज की टेम्परेचर्स डिफरेंट हैं, सही उसका मॉइस्चर कंट्रोल डिफरेंट है। सही अब हमारे यहाँ बेसिकली एक ही कोल्ड स्टोर को इस्तेमाल किया जाता है हर चीज़ के लिए। साथ में आलू भी पड़ा है, सेब भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, केला भी पड़ा है। मैंने देखे हैं कोल्ड स्टोरेज में एक फर्जी सी एक सेपरेशन तो की जाती है, लेकिन जो आइसोलेशन है, सेपरेशन और चीज़ है, आइसोलेशन और चीज़ है। तो मैंने यूरोप में भी देखे हैं कोल्ड स्टोरेजेस, अगरचे वहाँ टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर है वो इतना ठंडा है, इसके बावजूद भी वहाँ कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं। मिस्र में मैंने देखे हैं कोल्ड स्टोरेज, तो उसमें फिर सेगमेंटेशन की। आप जो बात कर रहे हैं ना, तो हाजी साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो एक जवाब देना चाहते हैं, जरूर लगता है ऐसे दें, आपने जरूर जो दें। बात की है बिल्कुल। कि सर बात यह है कि जमींदार और आड़ती का एक चोली दामन का साथ है। आड़ती जमींदार के दम से आबाद है, अगर जमींदार ना हो तो आड़ती क्या करेगा। मगर जमींदार आड़तियान पे गैर ज़रूरी बेजा इल्ज़ाम तराशी करते हैं जो हक़ाइक़ के बरक्स है। ज़मींदारों के बात करना बड़ा आसान है, ये मेजर तारिक जैसा ज़मींदार क्यों नहीं बनते जो अपनी फसल खुद उठाता है, खुद पैक हाउस लगाता है, खुद उसका स्टोर है, खुद एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ ये बातें करते हैं, नवाब फरीद खान खाकवानी मरहूम जैसे क्यों नहीं बनते ये सिर्फ एसी में पड़े सोए रहते हैं और इतराज़ आड़ती पे करते हैं, खुद इनसे काम होता नहीं है, गैर ज़रूरी। और ये इस दफ़ा सारा आम का मुनाफा ज़मींदार कमा रहा है, इस दफ़ा आम बिका ही नहीं। जो सरफराज साहब ने ये जहाज कहा है कि आम के बाग फसल ख़राब हुई है, इस दफ़ा ज़मींदारों ने बाग बेचे ही नहीं है, क्योंकि आड़तियों में या ठेकेदार में या बैखर में इतनी कुव्वत ही नहीं थी। वो डरे हुए थे, हम किस तरह ख़रीदें, आम फसल ही नहीं है, फसल ही नहीं है, हम कैसे ख़रीदें। ये मांगते थे, लाख रुपए आम होता था 20,000 का, ना उन्होंने लिया ना इन्होंने बेचा। अब वो आम 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो का मुनाफा ये जमींदार उठा रहे हैं। हम इसके ऊपर यकीनन फिर बहस करेंगे ये कि जमींदार उठा रहे हैं और जमींदार आड़ती और काश्तकार का इशू क्या है। मैं सिर्फ कोल्ड स्टोरेज पे आ रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज पे आ रहा हूँ। कोल्ड स्टोर के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जो आम का रेट है ना, ये जो दुबई, यूरोप, कतर, बहरीन आम जा रहा है, ये कोल्ड स्टोर में होके जा रहा है, जिसकी वजह से इनको रेट ज़्यादा मिल रहा है। एक उन्होंने और सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो कोल्ड हमारे यहाँ ज़्यादातर, उन्होंने सबका नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जहाँ पे जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसका ख्याल नहीं रखा जाता, जैसे उन्होंने कुछ बताया। सर तो आप एक हाल को वो कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोर गलत बात है ना। अभी आप मेरे साथ चलें, मेरा कोल्ड स्टोर मौजूद है, मेरा केला अलहदा मिलेगा, सेब अलहदा मिलेगा, आलू अलहदा मिलेगा। ये कौन सी बात है, उसके टेम्परेचर अलहदा है, केले को टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। वो उन्होंने आपकी बात तो कर ही नहीं रहे। नहीं, ये नहीं है ना, वो जनरल बात कर रहे हैं। वो जनरल के साहब अब ये नहीं है, अच्छा अपनाए ना। हम तो गवर्नमेंट से यही मुतालबा कर रहे हैं ना, हमें सहूलत दें, हम ये काम करने को तैयार हैं। इनकी बात से हमारा इत्तेफाक है 100%। सही। मैंने भी दुबई देखा है, मैंने भी जद्दा देखा है, सऊदिया देखा है, कतर देखा है, ओमान देखा है, कजाकिस्तान देखा है, तुर्की देखा। मैं भी तो यही काम कर रहा हूँ ना। मैं तो घाट घाट का पानी इसलिए पी के आ रहा हूँ कि मेरे ये शौक है, मेरा ये फ्रूट सब्जी से मेरा जंपल है, मेरे बाप दादा का काम है, 55 साल से मैं खुद ये काम कर रहा हूँ। फ्रूट की खुशहाली, जमींदार की खुशहाली, हमारा एग्रीकल्चर असल है। एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए हमारी फ्रूट सब्जी की, इसमें किसी की कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उसका रेट बढ़ेगा, हर जमींदार को फायदा होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लोग जो है फार्मर वो कोल्ड स्टोरेज का भी इस्तेमाल करें। ऐसा सर बात देखें, करना ये है इसके ऊपर सर मैं अर्ज करता हूँ थोड़ी सी, चौधरी साहब मेरे आप बिल्कुल जवाब दें, बिल्कुल जवाब दें, बिल्कुल जवाब दें। लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे स्टार्ट करेंगे वापस। नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हाजी मोहम्मद इकराम अराई साहब कह रहे थे कि बहुत सी चीज़ें ज़िम्मेदार जो है काश्तकार है वो इग्नोर करता है और इल्ज़ाम आड़ती पर आ जाता है। जाज़ेब दुलारा साहब, आप इसका जवाब देना चाह रहे थे? जी, मैं इसका जवाब से ऐसे दे रहा हूँ। इन्होंने जो मेरे उस्ताद भी हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं, लेकिन कुछ बातें जो है ना वो हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ भी हो जाती हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा जी कि इन्होंने चंद मिसालें दी कि जी फ़लाने का पैक हाउस, मेजर तारिक साहब का नाम लिया इन्होंने, फरीद साहब का नाम लिया, मुज़फ़्फ़र खाकवानी, ये जितने भी पैक हाउस ये 6 लगाए गए थे, यूएसएड वालों ने लगवाए थे, उनमें सिर्फ एक ही चल रहा है, मेजर तारिक साहब वाला, बाकी सारे बिल्कुल बंद पड़े हैं।
और उनको उनकी मशीनें जंग आलूद हो चुकी हैं, मैं आपको ये विजिट करा सकता हूँ, क्यों नहीं कामयाब हुए? ये भी इन्हीं से यही खुद जवाब दें। अगली बात ये है कि आरती का जो इन्होंने एक रोल अदा किया कि चोली दामन के साथ है, असल बात ये है कि इस वक्त ये जिस मंडी में इनकी आड़त भी है असल माशाल्लाह, में मैं थोड़ा सा कारोबार भी करने है। में ना प्रोग्राम को तशकील सही मानों में देने में ना लगता है नाकाम हो रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही मैं है। बताता हूँ आपको, उसकी वजह कि हाजी साहब एज आरती भी अपने आप को एक डिफेंड कर हाँ रहे जी, हैं हाँ जी। और आप बिल्कुल एक फार्मर के जो आरती से ताल्लुकात हैं वो भी हैं। मेरा फोकस कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज मैं सिर्फ उसी मेरी तरफ आ ख्वाहिश रहा हूँ। ये है कि हम हाँ उस पे जो आपके बाहिमी जो इश्यूज हैं मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर मैं उसी तरफ अर्ज कर रहा हूँ। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि कोल्ड स्टोरेज जो है छोटे फार्मर की एक्सेस नहीं है वहाँ तक, उसको एक झिझक है या उसको एक खौफ है या उसके वसाइल नहीं है। जी जी। अगर कोल्ड स्टोरेज को आपने सही तरीके से अपनी ज़राअत के अंदर इसको करना है तो इसके लिए बहुत अच्छा एक जो हो सकता है वो या तो एसोसिएटिव कोऑपरेटिव बेसिस पे आप कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा हो सकता है। उसमें मॉडल्स कई हैं, कोऑपरेटिव में भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। गवर्नमेंट को मैं ये नहीं कहता कि वो लगाएं और फिर चलाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। और फिर गवर्नमेंट सेक्टर में लगने वाले हमेशा चीज़ स्क्रैप ही एक का होती है। मिसाल दी उन्होंने कि जिनका और भी बड़ी मिसालें हैं, वो स्क्रैप ही होनी है। इसको देखिए, हर एक का अपना बिजनेस है। कोल्ड स्टोरेज करने वाले ने अपना काम करना है, लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोल्ड स्टोरेज वाली की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि कोई जिम्मेदार अगर अपना माल रखना चाहे तो उसके लिए उसने तो किराया लेना है। ये ओपन फोरम है, ये डिस्कशन बनती ही नहीं है। लेकिन जो ज़राअत में कोल्ड स्टोरेज का रोल है, अब यहाँ गवर्नमेंट का जो इतना सा रोल है कि वो कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा लगवाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ले, तादाद बढ़ाए। ये जो अभी डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि 80 के लगभग हमारे हैं मुल्तान डिवीजन में कोल्ड स्टोरेजेस जो हैं, इन 80 को 200 में बनाने की 200 या 250 करने के लिए हमें क्या करना है? अच्छा, जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हम एक इस तरफ उसके प्रैक्टिकल उसकी बात भी करते हैं। मुल्तान की 23 कोल्ड स्टोरेज, जी ठीक है, 15 लाख से ज़ायद बोरियों की गुंजाइश है। जी। मुझे इस वक्त जो फिगर है मेरे पास वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों के 6 लाख बैग से ज़्यादा मौजूद नहीं है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 33%, 35% इस्तेमाल है, स्पेस इस्तेमाल हुई है। सिर्फ, और 65% तो है नहीं। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं शहजाद साहब कि एक्सपैंड ये कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज एक्सपैंड होने चाहिए? आप समझते हैं कैसे हो सकते हैं? ज़रा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बताएं। जी जमशेद साहब, ये देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जब इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। यूटिलाइजेशन तो नहीं बढ़ रही ना, यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइज है ना। जी, ये कोल्ड underutilized स्टोरेज जितने भी हैं अंडर यूटिलाइज्ड है ना। ये चूँकि प्योरली प्राइवेट सेक्टर है जी। जैसे ही किसी एरिया में नीड, अब बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं उकाड़ा साहिवाल में जिन्होंने अपने कोल्ड स्टोर लगाए हुए हैं, इसलिए कि उनकी प्रोड्यूस इतनी होती है कि वो अपने कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं। हमारे पास मुल्तान में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है, तो जितनी ज़मींदारों की सरप्लस प्रोड्यूस होती है वो डेफिनेटली कोल्ड स्टोर में ही स्टोर करते हैं उसको। और उसके लिए हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास डेफिनेटली फैसिलिटी है और लोगों ने इसमें बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं और वो उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, इसलिए सस्टेन कर रहा है। सो हाजी साहब, प्रॉफिटेबल बिजनेस है कोल्ड स्टोरेज का? देखें, बात यह है कि कोल्ड स्टोर का बिज़नेस जो है ना बहुत अच्छा है, ठंडा है, मगर इसमें कमाई बहुत कम है, मगर है ज़रूर, मगर नॉर्मल है कि बंदा भूखा भी नहीं मरता और ज़्यादा रईस भी नहीं होता, क्योंकि पैसे इतने लगे होते हैं उसके हिसाब से इसकी आमदनी नहीं है। जितने पैसे लगते हैं इस पर अच्छा स्टोर बनाने के कम से कम 25-30 करोड़ रुपए चाहिए। उसके बाद फिर वो स्टोर चलता है, उसके अंदर फिर उसका प्रॉफिट शुरू होता है। अब थोड़ा पूंजी वाला 10 करोड़ लगा के तो बंदा नहीं चल सकता, 5 करोड़ लगा के नहीं चल सकता। यानी कि ये मुनाफे वाला काम है, घाटा नहीं है, मगर है बहुत थोड़ा मुनाफा, मगर है रिज़्क़ हलाल, साफ़ सुथरा काम है, रिज़्क़ हलाल है, ठंडा काम है, ठंडा काम है, सुस्त है, यानी कि वो नहीं है सपीटे ही लगाता, छलांगे ही लगाता ही है, मगर ये है कि फारेवर है। अच्छा, ये जितने भी कोल्ड स्टोर हैं मुल्तान में कोई बंद भी हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई बंद नहीं हुआ। मतलब लोगों ने जिन्हें भी लगाया सब वो इसी साथ जिसने भी इन्वेस्टमेंट की इसमें बंद कोई नहीं हुआ। इक्का दुक्का है, वो शायद अपने कोई अपने मैनेजमेंट कोई ज़ाती मामलात की वजह से issues बंद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि गुंजाइश मौजूद है yes, और definitely। कोई नुकसान में भी कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। वापसी है, प्रॉफिट कम है लेकिन हो रहा है और चीज़ें हो रही, ऐसे ही है जी। देखें, बात यह है, ज़मींदार जो खुशहाल है ना, ये ऊपर पंजाब के उकाड़ा दीपाल आरिफ वाले के 80% ज़मींदारों ने अपने कोल्ड स्टोर लगाए हुए हैं, अपनी
खुद उनके जिन्होंने माल पंजाब रखते में हैं। क्यों नहीं है उनके ज़मीनें ज़्यादा, उनके माल ये ज़्यादा बात। हैं, स्टॉक ज़्यादा ये है उनके, बात। फिर वो कारोबारी आदमी, दिलेर आदमी है। हमारा जो जनूबी पंजाब है बड़ा तनकीद करने वाला, इतराज़ करने वाला, सुस्त, कायल, काम नहीं करना, एक दूसरे पे तनकीद करना, एक दूसरे की यहाँ टांगें का कारोबारी खींचना। तबका जो करता है यार, नहीं, जमींदार जो है ना ये मेहनत नहीं करता ना। अब मेरे जमींदार अपर पंजाब के हैं, शालकोट के, वो मेहनत करते हैं। मेरे इसने 100 एकड़, जानते साहब आपके ऊपर बात है कैसे? मैं इसका बड़े सुस्त जमींदार है, मैं- मेहनत नहीं करते यहाँ के अब लोग। सवाल ये है कि ये बहुत सख्त बात कह गए हाँ, कि सख्त ये बात यहाँ के जिम्मेदार, सख्त ये बात बहुत है। सख्त बात है। हाँ, और ये मवाद बिल्कुल है गलत अपर पंजाब के अब जिम्मेदार को इनकी- यहाँ के जिम्मेदार अब इनकी का। बुजुर्गी का एहसास है कि मैं इनको इस तरह से जवाब नहीं दूंगा। डेफिनेटली ये हमारे इलाके के जिम्मेदार को ये Underestimate कर रहे हैं। काफ़ी दफ़ा ये कह रहे हैं सुस्त हैं। अगर ये यहाँ का जिम्मेदार सुस्त है और यहाँ का अगर जिम्मेदार सुस्त होता तो यहाँ मंडी में बैठा आड़ती इतना मोटा धागा भी ना होता। देखें ये 8-9% कमीशन इस वक्त काट रहे हैं इस जिम्मेदार को, जो साल भर एक फसल को तैयार करता है, और जब इनके पास आती है और ये 10 सेकंड में उसकी बोली लगा के उस चीज़ को बेचते हैं और 9% 8% कमीशन काट रहे हैं। देखिए ये अगर जिम्मेदार एक्टिव है तो ये क्रॉप मंडी में आ रही है ना, जिससे ये पैसा कमा रहे हैं। जिम्मेदार को इल्ज़ाम ये ना दें। अब चूँकि ये फोरम ऐसा नहीं है कि हम इस पर एक पर्सनल टॉक में चले जाएं, बात कोल्ड स्टोरेज की हो रही है। कोल्ड स्टोरेज का बिज़नेस मैं मानता हूँ ये कि इसमें नफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चंद उन बिज़नेस में से एक बिज़नेस है जो 100% स्टेडी है, बिल्कुल पूरा साल एक लेवल पे चलते हैं, इनमें नुकसान का अंदेशा बहुत ही कम है। दूसरी बात, जो आप अभी स्पेस की अंडर यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे, उस पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये है बेसिकली लोकल एरिया प्रोड्यूस फसल पे डिपेंड करने वाला बिजनेस। अब अगर यही डाटा आप जाके आरिफ आला दीपालपुर से लें तो वहाँ आपको 98% स्पेस यूटिलाइजेशन भी नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ आलू का फील्ड है, वहाँ भरे पड़े हैं। अब एक आदमी दीपालपुर से आलू उठा के मुल्तान के किसी बाईपास के कोल्ड स्टोरेज में, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक फैक्टर ये भी ज़हन में रखें, उसका जो अपना कोल्ड स्टोरेज उसने इस्तेमाल किया होगा वो उस तरफ ज़्यादा होगा जिधर उसका एक्सपोर्ट हब होगा। फिर तो ये बात है कि अपर पंजाब में जो कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। Yes, साउथ पंजाब के 100%, क्योंकि हमारा जो क्रॉप पैटर्न और है, हमारी यहाँ जितनी क्रॉप्स हैं वो शॉर्ट लिविंग है। जी। कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस उधर ज़्यादा कामयाब होगा जहाँ लंबी लाइफ वाली, कुछ लंबी शेल्फ लाइफ वाली क्रॉप है, जो कि जैसे खजूर का ये खुद फरमा रहे थे कि 2 साल स्टोर हो सकती है। जी। मतलब इस किस्म का बिजनेस, जो हमारी जितनी सब्जी होती है ये शॉर्ट लिविंग होती है। ये 2 हफ्ते के लिए, केला 2 हफ्ते के लिए आया, आम जो है वो तो 72 घंटे के लिए कोल्ड स्टोर की विजिट करता है, सिर्फ प्री कूल होने के लिए बस। आम में कोल्ड स्टोरेज का और कोई रोल नहीं, सिर्फ 72 घंटे का प्री कूल है। तो वो एक ट्रांजिशनरी फेज होता है, जो सही माने में जिसे कोल्ड स्टोरेज कहते हैं वो है आलू में, खजूर में, ये जो लॉन्ग टर्म है वहाँ प्रॉफिटेबल भी है। जी हाजी साहब, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि हम आड़त का कारोबार करते हैं पूरे पाकिस्तान से करते हैं, ना कि मुल्तान से करते हैं, और हमारा 99% 98% कारोबार इंटरनेशनल तौर पे बाहर से है, बलूचिस्तान, सिंध, सरहद। हम लोकल काम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि गैर ज़रूरी तनकीद और काम इनका इतना अच्छा नहीं होता, और हम कमीशन 5% लेते हैं। हम ना किसी से 8 लेते हैं, 9 लेते हैं। ये सिर्फ कहना ज़रूरी है कि आड़ती को तनकीद, आड़ती जो है ना, जब फसल लगाता है ज़मींदार को पैसे देता है, बीज के, खाद के, स्प्रे करने के, उसको साल पहले एडवांस पैसे देता है। फिर जो माल आता है उसके बाद मार्केट में उधार देता है, उधार दे के वो भी 2-2, 3-3 महीने बाद लेता है, और उधार आड़ती के पैसे मर भी जाते हैं, जबकि ज़मींदार को उसी टाइम हम पेमेंट करते हैं। इधर माल बिकता है, उधर उस टाइम इतवार के दिन भी पेमेंट करते हैं। हम क्या अपना सरमाया लगाते हैं, मेहनत करते हैं। हमने तो ओपन कहा है, ज़मींदार आए मंडी में कारोबार करें, जगह भी मिल रही है, किसको हमने रोका है? ज़मींदारों के लिए मंडी में हमने तो कहा दुकानें 42 बिकी थी, क्यों नहीं काम करते? मैं फिर आढ़त और बिजनेस के लिए मैं सिर्फ कोल्ड स्टोर तक कोल्ड कहना चाह रहा स्टोर हूं। के लिए सर बात Simple. यह है कि कोल्ड स्टोर जो है ना, ये वक्त की बहुत बेहद ज़रूरत है। पैक हाउस और कोल्ड स्टोर, इसके ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ज़मींदार की शहजाद साबिर तरक्की साहब, अब और जो मुल्क की हाजी साहब बात तरक्की कर और रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिए, इसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना एक्सपोर्ट बढ़ाएं और ज़मींदार को सहूलत दें। ज़मींदार खुशहाल, मुल्क खुशहाल। ज़मींदार के पास पैसे होंगे तो वो आएगा, खुश होगा, हमारा मुल्क चलेगा, टैक्स देगा, जर मुबादला आएगा, इंटरनेशनल कपास होगी या गन्ना होगा, जो भी होगा, शुगर। तो बात यह है कि हम ज़मींदार के साथ हैं, हम खुद ज़मींदार हैं, हम ये खुद खेती बाड़ी करते हैं, हमें पता है कि बाग कैसे लगता है, गन्ना कैसे काश्त होता है, प्याज कैसे काश्त होती है। हम एक एक दाना धूम में हम
जी। फिरते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमने धूप छाएं देख के काम के 1200 रुपये से अपना कारोबार शुरू किया, मेहनत रिज के हलाल कमा के, अल्लाह का शुक्र है, फ़ख्र से काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। जी हाँ, शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो बात करें कि हुकूमत भी आगे आए, फैसिलिटेट करे और इस बिज़नेस को, चीज़ों को तो और ज़्यादा हो सकता है? जी देखें, ये चूँकि प्योरली प्राइवेट सेक्टर है, हुकूमत इसमें फैसिलिटेट कर सकती है और फैसिलिटेट कर रही है। क्या? उसमें डिफरेंट, एक तो टेक्निकली गवर्नमेंट ने एक पूरा विंग बनाया हुआ है जो लोगों को टेक्निकली सपोर्ट करता है। दूसरा ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट में भी गवर्नमेंट ने डिफरेंट हेड्स में फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन, और उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं, और एक प्रोजेक्ट जो है वो तो एक बड़ी अच्छी सक्सेस के साथ चल भी रहा है। उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर ही काम हो रहा है, और उसमें सिट्रस की और मैंगो की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट है, ये सारी उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और दो चीज़ें इसमें देखें, सप्लाई चेन में कोल्ड स्टोर की इम्पोर्टेंस और पैक हाउस की इम्पोर्टेंस, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पैक हाउस फॉर टेम्परेरी स्टोरेज है, एक ट्रांजिशन फेज के लिए, उसमें अगर यहाँ कोई से सामान आता है और जहाज़ उड़ रहे होंगे तो पैक हाउस का फ़ायदा है, वरना कोई डेफिनेटली देखें, पैक हाउस ऐसे जो हमारे मैंगो के पैक हाउसेस बने हुए हैं यहाँ, तो यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, मैंगो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली पैक हाउस में जाके उसके बाद उसका जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कूलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करके उसके बाद उसकी जो है ना एक्सपोर्ट्स होती हैं। इसी तरह से कोल्ड स्टोर में वो चीज़ें आएंगी जो फॉर लॉन्गर पीरियड उन्होंने वहाँ स्टे करना है। सो इन दोनों के डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, और उसके मुताबिक ही इनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर है। और पैक हाउसेस जो डेफिनेटली पंजाब, साउथ पंजाब में चूँकि मैंगो का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हो रही हैं, तो उसके पैक हाउसेस काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद साबिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जहांज़ेब धराला साहब, आपका शुक्रिया। हाजी मोहम्मद इकराम अराइन साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमें बताया कि कोल्ड स्टोरेज का बिज़नेस जो है साउथ पंजाब में और भी बेहतर हो सकता है अगर और कोल्ड स्टोरेज बढ़ें, और इस सिलसिले में ख़ुद काश्तकारों को भी आगे आना होगा। अगर वो ख़ुद आ गए हैं तो वो अपनी प्रोड्यूस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।